बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ, आपको जी आयन कहता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त सेनेट के इलेक्शन हो चुके हैं, चारों सूबाई असम्बलियाँ बन चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी ने कल सेनेट का इजलास बुलाया है कि उसमें सेनेट का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन मुंतखब करने हैं। तो इसके साथ ही तहरीक इंसाफ ने उसे अदालत में चैलेंज कर दिया है कि जब तक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन नहीं हो जाते उस वक्त तक, क्योंकि सेनेट अनकम्प्लीट है और ये इलेक्शन के बाद ही सेनेट का चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन। तो देखिए ये अदालत का फैसला होता है, ये यहाँ आसिफ अली जरदारी की विशेष पैदा होती है। अब देखें ना, यूसुफ गिलानी साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे, पहले भी सेनेट में रहे और वो अपने स्पीकर कौमी असम्बली में रहे, इसके अलावा वो कितने वफाकी वज़ीर रहे। मुझे ये समझ नहीं आती कि इनको पता नहीं था कि मैंने सेनेट का चेयरमैन बनना है, और उन्होंने पहले कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, एक दिन के बाद इस्तीफ़ा दे दिया, अब वो सेनेट में आ रहे हैं। ये जो सारे अखराजात होते हैं, ये हमारे जो हमारा टैक्स जो है, हमारे खून पसीने की कमाई है, इनमें से पैसे लगते हैं। इनको इन सारी बातों का किसी किस्म का ना तो एहतराम है, सिर्फ इनको एक ही है कि मुझे सीट मिल जाए, मुझे पावर मिल जाए। अब सारे कह रहे हैं हम तनख्वाह नहीं लेंगे, तो मैं इनसे गुजारिश करता हूँ भाई, आपको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ आप तनख्वाह लें, लेकिन मराद ना लें। अब मुझे जो ईवान सदर में जो हमला है, या ईमान वज़ीर-ए-आज़म में जो हमला है, ईमान वज़ीर-ए-आला पंजाब में जो हमला है, और ये जो इनके घर हैं वहाँ पर सैकड़ों जो मुलाजमीन हैं जो काम करते हैं, जो वहाँ कंस्ट्रक्शन की जाती है, जो सारे वज़ीर-ए-आज़म हाउस वज़ीर-ए-आला हाउस के होते हैं, तो वहाँ में तुम्हारे तमाम अखराजात मेरे और आपके टैक्स से होते हैं। खुदा रहा ये छोड़ दें, पता चलेगा आपके दिल में कोई मोहब्बत है। होना तो ये चाहिए जितने भी लोग इक़्तिदार में आते हैं वो किसी किस्म की कोई मराहत इस्तेमाल ना करें, TADA ना लें, प्रोटोकॉल ना लें, ताकि कौम मुल्क की रकम को बचाया जा सके। अब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा, उनके शाना मामलात हैं, वो अपने बेटे और बेटी की शादी पर अरबों रुपये खर्च कर देती हैं, और वो लंदन में करती हैं, बाद में लाहौर में करती हैं। तो उससे आवाम का दिल नहीं चलता। हमारे घर तो पानी की पीने के लिए पानी नहीं है, रोटी खाने के लिए नहीं है, और गैस जलाने के लिए नहीं है, बिजली का एक बल्ब नहीं जला सकते, तो ये क्या कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये सिर्फ नारे लगाते हैं गरीबों की हमदर्दी का, और अंदर से इनका वही जो अशराफिया वो जागता है। और उसी तरह अब देखो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कितना बड़ा वफद लेके उम्र पे गए हैं, उसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब भी शामिल हैं, वफाकी वज़रा भी शामिल हैं, और उनके नन्हे मुन्ने पोते पोतियाँ भी शामिल हैं जिनको वो साथ ले गए। अब जब बात होगी तो वो कहे हम तो अपने पैसे से गए। और भाई अपना पैसा आपका कोई नहीं है, क्योंकि आपने जितनी मुल्क की दौलत को लूटा हुआ है उन्हीं में से आप ये अपने चेहरों को भी ठीक करवाते हैं, उन्हीं से अपनी ये सारा जो गुलशर्रे उड़ाते हैं। ये कोई पैसा आपका नहीं है, सारा पैसा पाकिस्तानियों का माल है, पाकिस्तानियों को जो पैसा हड़प किया वो है। अब महंगाई देखे आप कि बंदा बाज़ार में कोई चीज़ लेने की जाता है ना, तो वापस आ जाता है, घर वाले पूछते हैं क्या उनके पैसे इतने थे, मैं कहाँ से लेता। लेकिन इन्होंने पंजाब की हुकूमत ने जो गरीबों के साथ मजाक उड़ाया है, जो 10 किलो को आटा दिया है उसमें 4 किलो चोकर डाल दिया ना, और फिर ये दनाते फिर रहे हैं कि हमने आपको आटा तकसीम किया है। ये कोई भी काम जो करते हैं फलाई काम नहीं करते, ये उसमें लूट मार करते हैं, जैसे कि शहबाज शरीफ ने की, और उनके जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि आटे में 300 अरब की लूट मार हुई है। तो अब देखो पता नहीं इसमें कितनी लूट मार होती है। तो ये सारे मामला जो है आपके शान अखराजात, सारे मामला इन पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज जो मुक़्तदर रहनुमाओं को दावत दी है, उनमें साबिक IG पंजाब जनाब ज़फ़र अब्बास लग साहब हैं। इनका तल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान किसान इत्तेहाद से है। मैं आपको अपने शो में वेलकम करता हूँ। इनके साथ जो तशरीफ़ फरमा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा है
2018 का उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ये 2024 में भी वो उम्मीदवार थी, लेकिन खोसा स्काईलैब के तौर पर आ गए और फिर इन्होंने उनकी इलेक्शन कैंपेन की और अल्लाह की मेहरबानी नुसरत से उनको कामयाबी हुई। मेरी मुराद है मोहतरमा ज़ेबा नाज़ साहबा, मैं आपको भी अपने शो में वेलकम करता हूँ। शुक्रिया जी, थैंक यू। तो मैं आगाज़ करता हूँ आईजी साहब से। आईजी साहब ये बताएं, पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है सियासी, माशी और ख़ास तौर पर ये फ्रांस का जो मामला है, IMF को दे रहा है, को ले रहा है, वज़ीर आज़म ने अपना जो वज़ीर ख़जाना नहीं बना सके, वज़ीर ख़जाना भी इम्पोर्टेड है और वज़ीर दाखिला भी इम्पोर्टेड है, तो ये क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सान साहब, जो हालात आपने तस्वीर कशी की है, हालात इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मुल्क के जो माशी ख़राबी है वो अपनी जगह पे वो अब उस लेवल पे आ गई है कि हम रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं, जिसे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कहते हैं आप, वो भी हम कर्ज़े के पैसों से पूरे करते हैं। उसमें तनख्वाहें हैं हमारी और पेंशन्स हैं, छोटे मोटे जो सरकारी अखराजात हैं, वो भी अगर आपको बाहर से लोन न मिले तो आपका वो भी पूरा नहीं करता। आपका जो बजट है, जो आपकी कलेक्शन है FBR की, हर साल आपका 8,000 अरब डेफिसिट है। अच्छा, 8,000 अरब यानी कि आपके जो अखराजात हैं एक साल के, उससे कम आप इकट्ठे करते हैं और ये 8,000 अरब आपको हर साल उधार चाहिए, ठीक, फिर आप वो खर्चे पूरे करते हैं। अब बात ये आती है कि क्या वो जो अखराजात हैं उनमें कमी की जा सकती है? क्या वो अखराजात ऐसे हैं कि अगर उनमें कमी की जाए तो क्या आपको मुल्क को फ़र्क पड़ेगा? मैं आपको ये कहता हूँ, जिससे आप और हैरान होंगे, कि अगर 8,000 अरब के जो डेफिसिट है उसमें से 4,000 अरब रुपया आप समझ लें कि वो अगर हम कम कर दें तो मुल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुल्क की इकॉनमी को, मुल्क की फलाह को, मुल्क के आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वो पैसे हैं जो कि मुल्क की अशराफिया और वो माफिया और वो एक जो इस गलत सिस्टम के साथ एक अटैच होते हैं लोग, वो खा जाते हैं। अच्छा, मतलब आप पूछेंगे वो क्या हैं? अब देखिए जी, बात यह है कि आपको ज़रूरत है 1 गिलास पानी की, आप 2 गिलास पानी लेते हैं, एक को आप ज़ाया कर देते हैं उसको गिलास को धोने में और एक आप पीते हैं। इसी तरह आप असराफ, जो कि इस्लाम में मना है कि फजूल खर्ची मत करो, कंजूसी भी ना करो, एक तवाज़न रखो। अब देखिए, मुझे पाकिस्तान को क्या 10 अरब 10 करोड़ मतलब है, और मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी 10 लाख की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की जो फ़ौज की तादाद है 10 लाख है। ठीक, पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है 10 लाख की फ़ौज की। पाकिस्तान बेशक हमारी तकरीबकारी को हम बड़ा फेस कर रहे हैं, हमारे फ़ौजी जवान शहादतें दे रहे हैं, सब कुछ है। हमें ज़रूरत है मॉडर्न आर्मी की, इक्विपमेंट की, और 2.5 उसमें से 5 लाख आर्मी, स्मार्ट आर्मी, इफेक्टिव आर्मी, 5 लाख आर्मी आप फौरी तौर पे ख़त्म करें। उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, उससे आप 1,000 अरब रुपया बचा लेंगे। सिविल ब्यूरोक्रेसी जो आपकी है उसको आधा करें, ठीक, फौरी ख़त्म करें, आधा करें। उसका फ़र्क ये होगा कि लोगों को कब तंग करेंगे। पहले लोगों को 100% तंग करते हैं, आप 50% तंग करेंगे। काम क्या वो करते हैं आपके सामने है। अगर वो काम करते होते, अगर ये मतलब है सारे इदारे काम करते होते जिन पे अखराजात हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान की आज की हालत ये होती जहाँ आप खड़े हैं कि एक 26 करोड़ का मुल्क, एक UAE जिनकी अपनी अरब आबादी जो है वो 2 मिलियन है, उनसे जाके कर्जा मांगते हैं। सऊदी अरेबिया जिनकी आबादी 1.5 करोड़ है अरबों की, उनसे ये कर्जा मांगते हैं जाके। कुछ देखें, आप एटॉमिक पावर हैं, आपको अल्लाह ताला ने बेहतरीन ज़मीन दी है, ज़रख़ेज़ ज़मीन दी है, पानी दिया है, जफाकश किसान दिया है। अगर आप उसको मैनेज नहीं कर सकते तो ये उस पॉलिटिकल सिस्टम का फॉल्ट है जो आज चल रहा है। अब आ जाए आगे, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये इनको दर्द हो, अगर ये ठीक करना चाहते हो, आप मुझे ये बताएं, कोई एक काम बताएं मुझे। मैंने आपको बताया, ये मेरी दानिश में है। अगर प्राइम मिनिस्टर का मैं एडवाइज़र हूँ तो मैं पहली एडवाइस ये करूँ कि आप अपने एक्सपेंडिचर ये जो मैंने बताए हैं ये कम करें और कम से कम 1,000 अरब रुपया बच जाएगा।
1000 नहीं, इसमें आप शामिल कर लें कुछ महकमे जो फजूल है उनको खत्म कर बेशुमार जी। मसला एक मिसाल, जैसे आपको पता है बिलावल भुट्टो साहब ने हाँ एक अपने इलेक्शन की तकरीरों में बात की, बाद में आप वो चुप कर गए। खामोशी। उन्होंने कहा था कि जी जो 18वीं अमेंडमेंट में जो महकमे डिवाल्व हो गए सूबों को, जो बेशुमार हैं, जिनमें तालीम है, ज़राअत है और भी काफ़ी हैं, सेहत है, वो फेडरल में भी चल रहे हैं और सूबे में भी चल रहे हैं, चारों सूबों में। वो फेडरल में अखराजात करने की क्या ज़रूरत है उनको, दें सूबों को जी। तो अब बिलावल साहब खुद क्योंकि गवर्नमेंट के साथ आ गए हैं तो वो अब जिक्र नहीं करते इसका, उनको चुप करवा दिया गया है। अब बात यह है जी कि देखिए गवर्नमेंट चुप कौन कराता है, चुप कौन कराता है? देखो ये चुप करना, मैं अब ये लंबी बात है। देखें अब ये जो पार्टीज हैं इस वक्त, ये हमारी बदकिस्मती है कि ये पार्टीज देखिए इलेक्शन हारी हुई पार्टी है। नून लीग जैसे कहते हैं 17 या 20 सीटें जीती है, उसको सीटें आपने दे दी 85, उसका मतलब है 70 सीटें पीटीआई की जो है जीती हुई सीटें, वो पीटीआई के जीते हुए बंदों को हरा प्लेट में रख के आपने नून लीग को दे दी। ठीक है, अब बताएं मुझे, असेंबली में रूलिंग पार्टी के 75, फिर उनके बदले में लेडीज सीटें और ली, माइनॉरिटीज की सीटें और ली, 100-125 बंदा जेल ही बैठा हो, 2/3 मेजॉरिटी बना दी, जेल ही बैठा हो, क्या वो उसमें बरकत आ सकती है? उन्होंने वो कहते हैं जी हमें बड़ी मुल्क में मुआशी हालात ख़राब हैं, हमें कर्जा चाहिए। क्या गवर्नमेंट ने, मुझे आप बताएं, ऑस्टेरिटी मेजर क्या लिया है? आप एक मुझे चीज़ बता दें, एक काम अगर किया हो इस गवर्नमेंट ने अभी तक, या जब ये पहले पीडीएम की हुकूमत थी, कोई एक काम इन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर लिया? काम तो बड़े किए हैं उन्होंने, अपनी सारी जो सजाएं माफ़ करवाई हैं, उन्होंने जो कोई लूटा हुआ था वो उनका जाती है। मेरे वो कहते हैं ना हमने बहुत काम किया, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, कमाल करते हैं आप। वो उनका जाती है, उनको फ़ायदा हुआ है, लेकिन मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ? देखिए मुल्क डिफॉल्ट से बच गया, मुल्क का डिफॉल्ट कर्जे लेते हैं, डिफॉल्ट से बचता जाएगा और आप गड़े में कुएं में जाते जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा? यही होगा। ज़बरदस्त, क्योंकि आप पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के प्रेसिडेंट, मैं आपकी आमद से मौके से फ़ायदा उठाता हूँ। अब इस वक्त किसान जो है वो जो अपनी गंदम है वो फरोख्त करने के मरहले में है। हुकूमत ने भी बड़ा अच्छा पैकेज दिया है, बड़े अच्छे पैसे रखे हैं इनको ख़रीदारी के लिए, और उनको बारदाना में बड़ा अच्छे तरीके से तकसीम करने की जो बातें हम टीवी पे या अखबारात में देख रहे हैं। और इस पे बड़ा एक साबिक़ वज़ीर मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने एक पॉलिसी भी बनाई है। अब क्योंकि आप किसान हैं, आप अंदर से जानते हैं कि ये कितने रुपए मन गंदम में पड़ती है और ये कितने रुपए मन हुकूमत ख़रीदना चाहती है। अगर नहीं ख़रीदती तो ये दरमियान वाला बंदा है वो कितने फ़ायदे में होता है। देखिए किसान साहब, पहले तो ये बात है क्योंकि गंदम गरीब ने खरीद के खानी है। मैं मतलब एक तरफ किसान भी, उसको भी आप गरीब ही समझे। सही बात है। मतलब जिस तरह वो मेहनत कर रहा है, जिस तरह पानी महंगा है, पानी देख जी ट्यूबवेल से चलता है, नरी पानी बहुत कम हो गया, इन्होंने डैम नहीं बना। देखो ना, डिफेक्टिव प्लानिंग ये है, अयूब खान के बाद कोई डैम नहीं बना। सही बात। अच्छा, अब वो ट्यूबवेल से पानी नहीं, अब इमरान खान ने ये 10 शुरू किए हैं, वो शुरू किया भी, अल्लाह करे बन जाए। चाइना के जो इंजीनियर्स हैं तकरीबकारी हो रही है। अच्छा, फिर खादें महंगी हैं, स्प्रे महंगा है। अच्छा, अब किसान को वो गंदम जो पड़ती है, वो मन उसकी जो कास्ट है जो हमने की लगाई है, वो तकरीबन 3500 रुपये उसकी कास्ट है। अच्छा, मन पे। अच्छा, बीज है, हल चलाना। अब ज़रा गरीब आदमी, अब 4000 का जो रेट है 3900, वो गरीब आदमी के लिए काफ़ी है, वो खरीद भी नहीं सकता। अच्छा। हम फंस गए हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जी 3900, इसमें 3900 में किसान का पूरा होता है खाता। मैंने कहा जी 3500 खर्चा है, 400 रुपये पर मन बचता है। अच्छा, अब आप हिसाब लगा लें, एकड़ में अगर 30 मन होते हैं तो 12,000 रुपया बचता है उसको। अच्छा, ये कुछ 6 महीने की मेहनत उसकी अपनी, ये तो कुछ भी ना हुआ। अगर उसकी मेहनत भी लगाएं तो कुछ भी नहीं। अच्छा, अब बात मैं कहता हूँ कि पहले हर साल गवर्नमेंट गंदम खरीदती थी, उसका फ़ायदा ये होता था कि मार्केट की प्राइसेस, और गवर्नमेंट जब खरीदती थी तो वो कम से कम गवर्नमेंट की प्राइस के मुताबिक रहती थी। ठीक। अब गवर्नमेंट ने कहा जी हम गंदम नहीं खरीदेंगे। जब पंजाब गवर्नमेंट गंदम नहीं खरीदेगी तो अब मार्केट में गंदम की प्राइस नीचे आनी शुरू हो गई है। ठीक। अब जिम्मेदार तो को वही प्राइस मिलेगी जो मार्केट की है। ठीक। अभी 3600 रुपये में बिक रही है। अच्छा, 3900 रेट है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं खरीद रही, 3600 रेट हो गया, कौन सफ़र करेगा? किसान। अब हम ये आपके प्रोग्राम की वसादत से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं बासियत
आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के प्रेसिडेंट के कि गवर्नमेंट अपनी साथ साथ गंदम खरीदे ताकि रेट कम से कम किसान को। नहीं, इससे पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये अब देखना, ये मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत है और हम चाहते हैं कि वो एक खातून वज़ीर आला कामयाब हो, तो ये बहुत बड़ा वो उनका जो स्टेप है, जिसने भी उनको एडवाइस किया है। नहीं तो वैसे क्या उन्होंने क्या फायदा बताया कि हमने खरीदेगा, तो गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? बाजी गवर्नमेंट ने नहीं खरीदी कि मतलब है गवर्नमेंट के पैसे ब्लॉक नहीं होंगे, बैंकों से कोई लोन लेना पड़ेगा, गंदम गोदामों में रखनी पड़ेगी, एक हैसल है ना। तो वो मतलब गवर्नमेंट जो, लेकिन किसान का नुकसान होगा और आइंदा सीजन में किसान गंदम लगानी छोड़ देगा, फिर आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी और वो आप इंपोर्ट करेंगे $5,000 वो $5,000 पे करेंगे। अच्छा, तो बस ये विशियस सर्कल है। वो जो बंदे इंपोर्ट में पैसे खाते हैं, जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, जो ताजिर हैं, वो पैसे कमाएंगे मिडल मैन, और किसान और आम आदमी कुचला जाएगा। अच्छा ज़ेबरनाज़ साहब, आप ये बताएं, इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है और इसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इस पे आपकी पार्टी क्या कर रही है और आपके क्या कमेंट्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी के स्पेशल प्रोग्राम सियासत बखैर में जितने भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की तरफ से, चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से और चौधरी मोहन इस्लाही साहब की तरफ से और तमाम जो पीटीआई की क़यादत है उनकी सबकी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई का जो दौरा है वो इतना गंभीर हो चुका है कि उसको ईद के दिनों में भी बाज़ारों में ख़रीदार नहीं है, जिसकी बुनियाद सिर्फ यही है कि लोगों के पास ख़रीदारी के लिए पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है। जब मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो गुर्बत बढ़ेगी और पाकिस्तान में बेरोज़गारी का जो इजाफा होगा। तो हुक्मरान जो हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को दबाने के लिए, मुखालफिन के ऊपर जेलों को भरने के लिए और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में सूबा में जो तरीक़े इंसाफ की हुकूमत है उसको इल्ज़ाम देने के लिए कभी ये कहते हैं कि डोर बनकर खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है, कभी कहते हैं असला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से बन के आ रहा है और वो आ रहा है जनूबी पंजाब में जा रहा है। सही बात। तो मैं ये पूछती हूँ, 300 अरब रुपया जो आपने पुलिस के लिए रखा हुआ है वो मुझे बताए, वो ईद गिफ्ट दे रहे हैं उनको? क्या उनका ये काम नहीं बनता कि खैबर पख्तूनख्वा से जो डोर आ रही है, जो असला आता है, तो उनको पकड़े, इसके ऊपर कार्रवाई करे? लेकिन क्योंकि वो अपनी कुताइयां, अपनी गलतियां वो खैबर पख्तूनख्वा पे डाल रहे हैं, क्योंकि वहां पे अली अमीन गंडापुर जो है वो बेबाक और नडर हुकूमत कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से, क्योंकि अपने पैसे लेने हैं उन्होंने, अरबों रुपए वो मांगे हैं, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये बार बार इल्ज़ाम करके, तजीज़ करके उनकी, कि मैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से ये कहना चाहती हूँ कि, और ये जो वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी साहिबा जो हैं, ये भी कहना चाहती हूँ कि वो अपने सूबे की तरक्की के लिए काम करें और ये जो गुर्बत का खात्मा ये अब आपकी जिम्मेदारी है। और ये जो आटों में भूसा भर के आप लोगों को खिला रहे हैं, जिस घी में मिलावट करके आप लोगों को दे रहे हैं, क्या ये वो इंसान नहीं है जिन्होंने ये खाना है? वो भी हमारे आप जैसे इंसान है। मरियम नवाज साहिबा ने तो हेलीकॉप्टर ले लिया। मुझे यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम जनाब ज़फ़र अब्बास लक साहब से ही पूछेंगे, ये जो गोरख धंधा है पैसे का, IMF से पैसे लेने, और आगे मुझे तो नहीं पता चलता कि IMF से पैसे लिए हुए जाते कहाँ हैं, तो इस बारे में हम इनसे पूछेंगे। वेलकम बैक। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले ज़फ़र अब्बास साहब के लिए एक सवाल छोड़ा था। जी ज़फ़र अब्बास साहब। देखिए जी, जो माशी हालात आप हर बंदा परेशान है पाकिस्तान में, उसकी मैं मोटी हकीकत आपको बताता हूँ। देखिए उसके जो
एक आप विशेष सर्कल में फंस चुके हैं और कभी आप निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। देखिए, प्रॉब्लम होना एक अलग बात है, प्रॉब्लम से निकलने की सिंसियर एफर्ट करना। क्योंकि आपने अभी कहा था ना, ये सिर्फ कर्जे लेते जाओ और अपने आप को फंसाते जाओ, क्योंकि कोशिश नहीं कर रहे। कोशिश क्या होनी चाहिए? अभी प्राइम मिनिस्टर को बने हुए, गवर्नमेंट को बने हुए 2 महीने हो गए। मुझे आप एक चीज बता दें, कोई स्टेप लिया प्राइम मिनिस्टर ने? कोई जैसे ऑस्टेरिटी मेजर कहते हैं, कोई उन्होंने खर्चे अपने कम किए हैं गवर्नमेंट के? आप मुझे उन्होंने ये कहा हम तनख्वाही नहीं ले रहे। नहीं जी, वो तो एक ऐसे ड्रामाबाजी आप लोग समझते हैं। अच्छा। अरबों डॉलर के आप पे करप्शन के इल्जामात हैं। आप अगर तनख्वाह नहीं लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? हर आदमी को पता है। डॉक्टर साहब, उन्होंने अपनी देखे गुर्बत का इस तरीके से इजाफा किया कि उन्होंने हेलीकॉप्टर लिया नया। उन्होंने जो परवेज अलाई साहब ने बुक के लिए पैसे रखे हुए थे 20 करोड़ रुपया, वो यूज किया। जी, आप बात करें जी। तो ये है जी कि इससे निकलने के लिए आपको संजीदा कोशिशें करनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके पास हल है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौन क्या होगा? एक टाइम आएगा, ये ऐसा नहीं होता, फितरत के कुछ असूल होते हैं। वो एक है ना जी कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजात, कि जो बंदा एक जानबूझ के अपने आप को देख रहा है कि सामने तूफान आ रहा है, सामने गरा है, सामने समुंदर है, और वो कोई नहीं करता, उसमें गिर जाएगा। लंदन से हमें ज्वाइन किया है जनाब मुकीम अहमद खान साहब ने, जो नहायत ही अहमियत के अमल तजिया नगार है। अस्सलाम वालेकुम मुकीम अहमद खान साहब। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हमारे स्टूडियो में जनाब जफर अब्बास लाख साहब साबिक़ आईजी पंजाब बैठे हैं, और पीटीए की मोहतरमा ज़ेबा नाज बैठी हैं, वो आपको सलाम कह रही हैं। बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ आप ये बताएं, पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल, माशी सूरत हाल है, महंगाई की सूरत हाल है, क्या लंदन में भी ऐसे ही है? नहीं जी, देखें, लंदन के साथ उसका कंपैरिजन करना मेरा ख्याल है ज्यादती हो जाएगी। लेकिन वर्ल्ड बैंक की जो कल रिपोर्ट शाया हुई है वो ये बता रही है कि 1974 के बाद महंगाई की बुलंद तरीन शरह है। तो 50 साल में महंगाई की बुलंद तरीन शरह से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है। जैसे ये वर्ल्ड बैंक ने साथ नहीं ये बताया ये किसकी वजह से है? जी, अब उसमें 2-3 चीजें जो हम जैसे तालिब इल्म भी नोट कर लेते हैं। एक, स्मगलिंग का खात्मा ना होना है। दूसरा, 212 इदारे हैं कि जो 350 अरब सालाना का नुकसान हमारा कर रहे हैं। उसके बाद ये जो गैर पैदावारी अखराजात हैं उसमें कोई कमी नहीं आई है। सब बड़ा जुल्म ये है कि हमारे वजीर आजम के पास भी जेट जहाज है, हमारे वज़राए आला के पास भी प्राइवेट तैयारे हैं, उसके अलावा हेलीकॉप्टर हैं, और अभी ताज़ा तरीन खबर यह है कि वजीर आला पंजाब के लिए भी कोई 3 अरब रुपए का छोटा सा हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है। अब बताइए, किसी यूरोप के मुल्क के सरबराह के पास भी जाती या प्राइवेट तैयारा नहीं होता। ठीक, वो कमर्शियल फ्लाइट इस्तेमाल करते हैं और बिला वजह सफर नहीं करते। अब हमारे यहाँ तो ये मजाक बना हुआ है कि किसी पार्टी वर्कर के बच्चे के खतने हो तो वहां भी वो जहाज लेके नहीं तो हेलीकॉप्टर लैया पहुंचा देते हैं, ताकि अगले दी टौर बन जाए, साड़ी भी गल रह जाएगा कि लो जी फलाने साहब आए सी। अब इस किस्म के रवैये के साथ हम क्या तरक्की करेंगे? दूसरा, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैंने जो अपना हेलीकॉप्टर है ना उसको एयर एम्बुलेंस बढ़ा दिया है, क्योंकि मेरी बेटी को एक दफा शदीद तकलीफ हुई थी, तो मुझे इस चीज का एहसास है। बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है। लेकिन साथ ही वो ये है कि ये तमाम वज़राए आला से और वजीर आजम से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये प्राइवेट जहाज जो है ये सरेंडर कर दें, उसको जो है अपने जाती इस्तेमाल में ना लाया जाए। अब होता ये है, आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर दिया है कि आपको मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी जाने की जरूरत नहीं रही। वजह ये कि आप किसी की तीमारदारी के लिए, किसी के अफसोस के लिए और किसी को शाबाश देने के लिए जहाज का इस्तेमाल कर लें, मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक। अब फिर जो गैर पैदावारी खराजात हैं उनको कम नहीं किया गया, कि अभी भी आप देख लें कि बिला वजह वो डेवलपमेंट के नाम पे फंड्स बांटे जा रहे हैं, चाहे वो अरकान असेंबली हैं या वो गैर मुंतखब पार्टी रहनुमा है या कोई और सेटअप है जिसके जरिए वो फंड्स
बांटे जा रहे हैं। कई माहिरीन मईशत ने यह कहा कि 1 या 2 साल तक आप ये डेवलपमेंट के बजट रोक के अपने मसले मसाइल हल कर लें, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि वो खुद भी ब्लैकमेल होते हैं और दूसरों को भी ब्लैकमेल करते हैं, और वो उसका जो जरिया है वो ये डेवलपमेंट का फंड बनता है कि जिस नाजिम से या मेयर से या अपना वो चेयरमैन से हुकूमत राजी होगी से फंड दे देगी, जिससे नहीं होगी उसका नाटका बंद कर देंगे। यही पोजीशन आपके सामने केपीके में हो रही है कि उन्होंने अभी सिर्फ 30 अरब रुपया मांगा है उस बजट में से जो कि विफाक देनदार है केपीके का, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। और आपको भी पता है और हमें भी पता है कि केपीके वो सूबा है कि जो अपने रेवेन्यू का सिर्फ 10% अपने वसाइल से इकट्ठा करता है, जबकि 90% जो है वो विफाक से आता है, चाहे वो पन बिजली की मद में हो, चाहे वो गंदम की इमदादी कीमत हो या कोई और सिलसिला हो। अब उनका अगर फंड आप रोक लेंगे तो उसके लामुहल्ला असरात किस पे पड़ेंगे? सेहत पे, तवानाई पे, एजुकेशन पे, डेवलपमेंट पे, और सियासी असर ये होगा कि उनकी मुखालिफ हुकूमत वहां पे नाकाम हो जाएगी। तो होना तो ये चाहिए कि ये जिसका जो हक बनता है उसे दें और उसे काम करने दें, उसको डेवलपमेंट को या बजट को या जो विफाक और सूबों के दरमियान आमदन का लेन देन है उसको सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल न किया जाए, लेकिन हमेशा यही हुआ है। मोहतरम ज़ेबा साहब, आप ये बताइए जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, अब 8 फरवरी को तो आपने बड़ा वोट लोगों ने आपको डाला, लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं निकला। तो ये जो इलेक्शन ज़िमनी हो रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपकी क्या स्ट्रेटजी है? पाकिस्तान में इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, इस पे इंशाल्लाह तरीके इंसाफ पूरी अवामुन नास 8 फरवरी की तरह वोट डालेंगे। और क्योंकि ये जालिम हुक्मरानों ने जिस तरीके से 8 फरवरी को किया, इस दफ़ा ये वो नहीं कर सकेंगे। लाहौर से क्योंकि मोनस साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं तरीके साफ की तरफ से, और गुजरात से परवेज अलाई साहब लड़ रहे हैं। ये भरपूर पाकिस्तान की 25 अवाम वोट डालेगी, क्योंकि मैं समझती हूँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने ये फैसला किया है कि हम उस वक्त तक जद्दोजहद करेंगे जब तक पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को अपना हक नहीं मिल जाता। यहाँ बेरोजगारी है, गुर्बत है और महंगाई इतनी है कि बंदा बाजारों में जैसे जाता है कि सौदा लेने के लिए भी जाता है। जेल में है, मुनसलाई मफरूर है जी, क्या इलेक्शन लड़ेंगे जी इंशाल्लाह लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे हम कारकुन है ना उनके पीछे, उनको दफा दिलाने के लिए हमारी आवाम निकलेगी। वोट आवाम ने डालना है। परवेज अलाई साहब को इजाजत अपना वोट डालने के लिए मिले ना मिले, वो असलियत से जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। ये जो सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जरदारी साहब ने कल कॉल किया है अपना सेनेट का इजलास, ये चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन, जबकि तरीके इंसाफ ने इसको चैलेंज कर दिया। ये क्या चूहे बिल्ली का खेल है? देखें जी, बेसिक खराबी तो वही है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ उसमें बेपनाह धांधली हुई। पीटीआई की सीटें जो हैं तकरीबन 80 के करीब, कराची में एमक्यूएम की सीटें सारी चोरी की हैं, पंजाब में 17 सीटें हैं। तो वो जब सीटें सारी इनको दे दी गई मुस्लिम लीग नून को और एमक्यूएम को, तो उसी के बलबूते पे फिर वो लेडीज सीट मिल गई, माइनॉरिटीज़ की मिल गई, और फिर उनका ये सारी चीज़ें देखें एक शुरू से एक बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है एक पार्टी के साथ। और उसको इलेक्शन क्या कहेंगे जी, है तो सारा जेली का निज़ाम, सारी गवर्नमेंट भी जेली है, सारा सेनेट भी जेली बना है। नहीं तो लग साहब ये तो इतने पैसे, ये 70 अरब रुपये तो इलेक्शन ने खर्च किया और कई 70 अरब रुपये आवाम ने, तो ये इलेक्शन ऐसे ही बनाना तो कराने की जरूरत क्या थी? देखें जी, ये तो अब बड़ी ज्यादती है कि देखिए मेन देखो जो एक्टर है वो फौज है जो बेसिकली जो मैटर करती है। इसमें नवाज शरीफ और ये जो बाकी पार्टियां हैं ये उनके साथ मिल गए, इन्होंने समझा कि इमरान खान को फौज खत्म करेगी, सेनेट के इलेक्शन पे आए, उसकी पार्टी को खत्म करेगी, हम फौज का साथ देते हैं ताकि हमारी जान छूट जाए इमरान खान से और हमारा कुछ थोड़ा बहुत चलता रहे रोजगार। अच्छा, वैसे तो पार्टी अवाम ने तो रिजेक्ट कर दी है। अब सेनेट का इलेक्शन इसी सारे बैकग्राउंड में हो रहा है, ठीक, जो कि बड़ा सस्पिशियस है, जो आप उसको किसी तरीके भी फेयर नहीं कह सकते।
देखो ना, नेशनल असेंबली में जो वोट डले, सेंटर बने, वो उसमें 100 बंदा, उससे ज्यादा बंदा तो जेल ही बैठा है। जो लेडी सीटें आई हैं वो भी गलत आई हैं। अब ये इस माहौल में इलेक्शन हो रहे हैं, पीटीआई अपनी गुस्सा जो होता है अपनी बेचारे वो कर रहे हैं, जो हाथ पांव मार रहे हैं कहीं से हमारे साथ जो ज्यादती हुई है उसका मदावा हो जाए। लेकिन इस निज़ाम में रह के ये सारा निज़ाम पीटीआई को ख़त्म करने पे तुला हुआ है। ये जो प्रैक्टिकल मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में ये मुकीम खान साहब, आप ये बताएं, ये सैनेट के में जो अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का जो इलेक्शन हो रहा है और पीटीआई ने जो उसको चैलेंज किया है, इसमें आपकी क्या राय है? व्हाट इज दिस? लेकिन जी ऐसा लग रहा है कि पीटीआई तो शायद बाइकआउट कर देगी सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का। दूसरी जानिब वो अदालत में भी इसको ले गए हैं। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है, दो चीजें जिन पे मेरी सुई अटकी हुई है। एक तो यह है कि वजीर आजम का ताल्लुक पंजाब से, सेनेट के चेयरमैन का ताल्लुक कहां से है? पंजाब से। स्पीकर पंजाब से, स्पीकर भी पंजाब से। तो छोटे सूबों के साथ क्यों ज्यादती हो रही है? अच्छा, वरना प्रोटोकॉल या रिवायत ये रही है कि छोटे सूबों से उनको अकोमोडेट किया जाता है, चेयरमैन सेनेट को या स्पीकर असेंबली को या डिप्टी चेयरमैन को। अब हुआ यह है कि इसमें एक बारीक काम जो है ना, वो दूसरों के साथ हाथ करने वाले अनवारुल्लाह काकड़ के साथ भी हाथ हो गया। उनको कहा यह गया था कि जनाब तुसी आइंदा चेयरमैन सेनेट हो, तगड़े हो जाओ। लेकिन यहाँ पे सुना है कि उनके साथ भी हाथ हो गया है और अब वो ज्यादा रोई पीटे तो हो सकता है उनको डिप्टी चेयरमैन साहब, मियां नवाज शरीफ भी कहते मेरे साथ हाथ हो गया है। अब पता नहीं हाथ किसके साथ और किसने किया है। ये जी मकाफात अमल है। और इस सियासत की इस जादूगरी में अक्सर यही होता है, किसी का रुमाल गुम जाता है, किसी की टोपी गायब हो जाती है। ठीक है। तो अब यही कुछ हो रहा है, सब मजे ले रहे हैं। ये सेनेट का इलेक्शन जो है, यानी बाइकआउट के बाद फिर हो जाएगा, यानी वो इलेक्शन तो वो करा देंगे, एलिजिबल होगा। ये तरीकाकार ऐसा है कि एक सूबे से सेनेटर ही कोई नहीं है। देखें, वो अब करना चाहेंगे तो जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करें। ज़ेबरान साहब, आप ये बताइए सेनेट के इलेक्शन बारे में आपकी क्या राय है, आपकी पार्टी की क्या राय है? तरीके इंसाफ नए सेनेट के जो चेयरमैन का इलेक्शन, डिप्टी चेयरमैन का जो इलेक्शन है, इसको चैलेंज कर दिया है। जबकि सदर पाकिस्तान ने आसफ जरदारी ने कल सेंटर का इजलास बुला लिया है। ये फिर फड्डा शुरू हो जाएगा। होना तो ये चाहिए था कि पहले अभी ने बताया ना कि वो इलेक्शन हो जाते यहाँ पे मुंतखब सेनेट के इलेक्शन के ऊपर, फिर उसके बाद आप इजलास बुलाते। लेकिन ये हर जगह पे इन्होंने हमेशा अपने हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये होने वाला नहीं है काम। तरीके इंसाफ और उसकी क़यादत हमेशा हक के लिए लड़ते हैं। और सेनेट के इलेक्शन में जो चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन उस वक्त तक नहीं बनेंगे जब तक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन नहीं होगा। साहब, आप ये बताएं, एक मिनट, ये जो पाकिस्तान में इस वक्त ज़राअत है और उसके क्योंकि आप सरबराह हैं, तो मैं आपके यहाँ बैठने के साथ से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कितनी ज़री ज़मीन है जिसको ज़ेरे काश्त अगर लाया जाए तो और ज़्यादा फसलें हो सकती हैं, और उसकी कोई मनसूबाबंदी नहीं। ज़मीन काफ़ी है। आपने देखा होगा कि चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसमें पाकिस्तान आर्मी भी उसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रही है और वो काफ़ी वहाँ पे कॉर्पोरेट जो फार्मिंग है, बड़े बड़े ग्रुप्स आ रहे हैं, वो 40 मुरबा का 1000 एकड़ का उनको मिल रहा है एक पैच, तो वहाँ पे वो नई ज़मीन को आबाद कर रहे हैं। वहाँ पानी का प्रॉब्लम है, वो भी टरबाइन लगा रहे हैं, गहरा पानी है, कोई नहर निकालेंगे जब कोई डैम बनेंगे तो काम हो रहा है। लेकिन जी जो एग्जिस्टिंग कल्टिवेबल लैंड है उसमें ये पोटेंशियल है कि आप कम से कम अगर 20% अपनी पर एकड़ यील्ड बढ़ा दें तो आपको कर्जे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब इससे बड़ी कोई बात है तो क्यों नहीं करते? उस तरह तवज्जो कोई नहीं, तो क्यों नहीं करते? बस वो कोई कभी सुना है आपने? आप कर्जे लेने पे खुश होते हैं, कभी आपने सुना है कि हमने अपनी इनकम बढ़ाई है, हमने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई है? और कैसे बढ़ाई है? तो बढ़ के मार रहे हैं कि हमें 1 अरब डॉलर मिलेगा, अब 3 अरब और मिल जाएगा। जो कौम आज गए हुए वहाँ, जो कौम कर्जा मिलने पे खुश हो, आप उस कौम की हालत फ्यूचर आप खुद देख सकते हैं, उसका क्या फ्यूचर होगा।
देखें जी, कर्जा तो एक लानत है। ये तो उस वक्त लिया जाता है जैसे मतलब बिल्कुल मौत के मुंह में हो, तो आप कहते हैं चलो यार कर्जा ले लो, देखी जाएगी। तो पाकिस्तान जिस डगर पे चल रहा है, पाकिस्तान के जो पॉलिसी साज हैं जिस डगर पे चल रहे हैं, उसका अंजाम मौत है, गड़ा है, तबाही है। ये बिल्कुल मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, चाहे गवर्नमेंट हो और जो गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं उसमें ज़ाहिर है बस एस्टेब्लिशमेंट फौज भी शामिल हो गई है सियासतदानों की नालायकियों की वजह से। ये मुकीम साहब, आप ये बताएं कि आप बैरून मुल्क में बैठ के आप वहाँ पे खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान की, और वहाँ जितने ये पाकिस्तानी हैं ओवरसीज़, वो पाकिस्तान में ये जो इस वक्त सारी हुकूमत चल रही है, इसको किस निगाह से देख रहे हैं? देखिए, तासुर जो है ना वो यही है कि हुकूमत कमजोर है, डिलीवर नहीं कर पा रहा है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है सामने, कंफ्यूजन का शिकार है। और जो अलाइज हैं या मुत्तहिदा जमातें हैं हुकूमत के अंदर, वो दस्तरखान पे बैठकर भी राजी नहीं है। यानी खान नूं सारियां नूं लभ्या होया, वो नजर दूसरे दी प्लेट दूते हैं। तो इस तासुर की वजह से कोई आदमी खुश नहीं दिखता। और ये जो उम्रे के लिए वजीर आज़म साहब तशरीफ लेके गए, उसे भी वो उसी तनाजुर में देखा जा रहा है। उन वही बड़ी पोतिये पातिये बच्चे भी ले गए, वो हमेशा ही होता है, बड़े खुश है। सोशल नेटवर्किंग भी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स के साथ साथ। तो वो क्या कहते हैं, लेकिन वो जो तासुर है ना कि ये जब भी हाथ मिलाते हैं तो साथ ही हाथ फैलाते हैं। तो अब देखें कि वो हाथ मिलाया या हाथ फैलाया, नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन यह है कि वो अल्लाह के घर में और उसके बाद सऊदी बादशाह के घर में क्या आसानी मिलती है। तो इस तासुर के साथ हम दुनिया में जा रहे हैं, दुनिया से डील कर रहे हैं, और फिर हम दावे पढ़ के मतलब, और फिर वो यानी मांग के खाना और ठाठ से रहना, इस अप्रोच के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो है ना कॉन्सेप्ट, कर्जे लेके बड़े बड़े विजिबल प्रोजेक्ट बनाना, चाहे वो वायाबल हो या नहीं हो, चाहे वो ब्रेक इवन कर सकें या ना कर सकें, मतलब वो एक अजीब किस्म का कह लेना कि रेत का महल है जिसे बना देते हैं वो, या दिखा देते हैं वो, चले ना चले। साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू अगेन एंड अगेन। मैं मोहतरमा ज़ेबानाज़ साहब आपका भी शुक्र अदा करता हूँ, ज़फ़रबाज़ साहब लक साहब आपका भी शुक्र करता हूँ। और मैं अपने देखने वालों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, वो मेरे सवालात और मेरे पैनल के जवाबात उसका फैसला खुद करें।